मैं हुआ मेरे आप सभी के साथ। श्रीनगर में आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मुल्क की अलग अलग जेलों में बंद जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में जोरदार एहतजाज किया। इस दौरान उनकी पुलिस से हल्की धक्का मुक्की भी हुई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कैदियों से नाइंसाफी नहीं किया जा सकता, खास तौर पर कैद खानों में इंसाफ रुकनी चाहिए, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लोकल जेल में रखने, तेज सुनवाई और वक्त पर ट्रायल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर सुनवाई पर मुलजिम की पेशी जरूरी होनी चाहिए ताकि मुकदमा खुला और साफ हो। उन्होंने दोहराया कि जेल नहीं बेल होनी चाहिए, पहली तरजीह यही होनी चाहिए। उम्र कैद के कैदियों के लिए माफ़ी की पॉलिसी और पैरोल को कानूनी हक बताया। उन्होंने मेडिकल बेल को इंसानी बुनियाद पर जोरी बनाने की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने जेल मैनुअल के सख्त अमल में खासतौर पर जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों के साथ बर्ताव करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कैदी भी इज्जत और बचाव का हक रखते हैं। आप जानते हैं कि आज हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे उन कैदियों के लिए जो जम्मू कश्मीर में बेगुनाह जेलों में बंद है, खासकर जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिनके माँ बाप की रसाई उन तक नहीं है। वो केस क्या लड़ेंगे, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। और इसलिए हम चाहते थे कि उमर साहब से गुजारिश करें कि आप होम मिनिस्टर साहब से मिलिए। जो बेगुनाह है, अगर उनको आप छुड़ा नहीं सकते, कम से कम जो जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर जेलों में हमारे लोग बंद हैं, उनको वापस लाइए ताकि उनका इलाज मुआवजा हो। आपको पता है शबीर शाह साहब बीमार बहुत, जो अमीर जमात है बीमार, ऐसे कई लोग बहुत बीमार हैं, मगर इवन उनका इलाज करने के लिए उनके घर वालों को अदालत में जाना पड़ा। हमारे जो गरीब लोग हैं वो अदालत कहाँ जाएंगे? वो अगर बीमार है तो उनको कौन पूछता होगा, उनकी कहाँ रसाई होगी? इसलिए मेरी उमर साहब से गुजारिश है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। आप होम मिनिस्टर साहब से ये मसला उठाइए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जेल में बंद लोगों की रिहाई के लिए पीडीपी की तरफ से किए जाने वाले एहतजाज पर अपने रद्द अमल का इज़हार किया और कहा यह ठीक है, इससे हम सब परेशान हैं, लेकिन ये मुजाहरा वहां यहां के बजाय दिल्ली में होनी चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी का मामला दिल्ली में तय होता है। नहीं, ठीक किया। ये हम सब इस चीज़ से जो है परेशान हैं, लेकिन यहाँ श्रीनगर में करके उसका कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें और वहाँ पे ये बात उनके सामने रखें, जिस तरह हमने किया। हमने ये बातें जो हैं दिल्ली में होम मिनिस्टर के सामने रखी क्योंकि फैसला वहाँ से होना है। बाकी अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए करना है तो फिर यहाँ कर लीजिए, किसी को इससे एतराज़ नहीं होगा। उधर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी SBSP के रियासती सदर विवेक वाली ने भी पीडीपी के एहतजाज पर सख्त तनकीद की और कहा कि ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है। हम कह सकते हैं इसको कि एक पॉलिटिकल ड्रामा है, क्योंकि जब इनकी भी सरकारें थी तब भी बहुत सारे इश्यूज थे। बहुत सारे लोग जो जम्मू कश्मीर के लोग थे जो बाहरी जेलों में बंद थे, तब इन्होंने क्या स्टेप्स उठाए वो जम्मू कश्मीर की आवाम को पता है। तब क्यों नहीं इन्होंने ऐसा किया? तो ये तब इनके हाथ में हुकूमत थी, तब चाहे तो इनके साथ कोalition बीजेपी भी थी, सरकारों में थी, तब इन्होंने क्यों नहीं ऐसा किया? बहरहाल कोई बात नहीं, जिस तरह से इन्होंने आज ये पॉलिटिकल ड्रामा किया है, क्योंकि देखिए होम मिनिस्टर साहब के जब तक ये दिल्ली सेंटर नहीं चाहेगी तब तक यहाँ के मसले वो हल नहीं होंगे। ये सिक्योरिटी कंसर्न का मसला है। तो अगर ये दिल्ली जाके होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाके बात उठाते तो जम्मू कश्मीर की आवाम को एक विश्वास होता। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो जग जाहिर है, उनको पता ही है सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। AIP ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद 12 मुलाजिम भी इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए जारी मुहिम को तेज करते हुए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। सैकड़ों हामी, कारकुनान, समाजी कारकुन पोस्टर्स और बैनर लिए हुए यहाँ पे जमा हुए थे। सभी की एक ही मांग थी, इंजीनियर रशीद को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि एक चुने हुए सांसद को जेल में रखना अवाम के मैंडेट के खिलाफ है। धरने में कैद खाने अवाम की आवाज़ नहीं रोक सकते और रहनुमा जेल में हों तो जमहूरियत नाकाम होती है जैसे पोस्टर नजर आए। दिल्ली से भी कई समाजी हस्तियां इसमें शामिल हुई थी और इसे नाइंसाफी बताया। रहनुमाओं ने कहा कि 6 साल की गिरफ्तारी अवाम के भरोसे और लोकतंत्र के खिलाफ है। अब रिहाई में देर नहीं होनी चाहिए। हम
हमने देखा कि एक दो असेंबली सेशन हुए, उसमें हमने डिमांड रखी, हमने कहा कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे बात कीजिए। हमने इनफैक्ट एक रेजोल्यूशन भी लाया, लेकिन बदकिस्मती से वो रेजोल्यूशन असेंबली में टेबल नहीं हुआ। लेकिन हम इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टी से सियासत को साइड में छोड़ के हम ये उनसे गुजारिश करते हैं कि आप मेहरबानी करके खुदारा आप जम्मू कश्मीर के उन सैकड़ों नौजवानों की बात कीजिए। मैं 6 साल तक यहाँ तिहाड़ जेल की गलियां और तिहाड़ जेल की कोठियां जो है वो काटता रहा। लिहाजा मुझे इल्म है, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान इस वक्त रिप्रेजेंटेशन लेस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव अदालतों में नहीं है, उनके वकील नहीं है, उनको मुलाकात के लिए यहाँ कोई नहीं आता है। तो इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब के पीछे 4 मिलियन लोग हैं, 2 मिलियन वोटर्स है, पार्टी है, काट रहे। लेकिन कुछ नौजवान, कुछ सियासी कैदी ऐसे भी हैं जिनको इस वक्त वकील भी जिनके पास नहीं है, जिनको मुलाकात के लिए इस वक्त कोई यहाँ तिहाड़ जेल या मुल्क के अलग अलग जेलों में मुलाकात के लिए उनको कोई नहीं जाता है। तो लिहाजा हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी से ये गुजारिश है कि आप बात कीजिए और एकजुट होकर इसे प्रायोरिटी पे जो है आप ये एजेंडा सेट कीजिए और जम्मू कश्मीर के जो बेगुनाह नौजवान जेलों में बंद है उनकी रिहाई को इंश्योर कीजिए। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। पहली बार मैं अपनी जिंदगी में मैंने यहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट में शिरकत की है, मगर वो प्रोटेस्टर्स पार्टियां करवाती थी पैसा देकर। मैं आप लोगों का, आपकी हिम्मत का, आपकी जुर्रत का, आपकी क़ियादतदारी का, आपकी लॉयल्टी का जो आप इंजीनियर रशीद के तई रखते हैं, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। आप तो फिलहाल सवाल बहुत सारे हैं। सवाल इस वजह से भी क्योंकि जम्मू कश्मीर की 14 जेलों की हालत आप सभी को बेहतर पता है, और इसके अलावा बाहर की जो जेलों में जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं वो किस धाराओं के तहत है और उसे अब तक क्यों नहीं रिहा किया गया, और उस वक्त की जो मौजूदा सरकार थी जब ये लोग जेल जा रहे थे या जेल ले जाए जा रहे थे तब क्यों खामोशी थी। क्या ये वाकई एक सियासी ड्रामा है जैसे कि सुहेल देव पार्टी ने कहा है या दूसरी पार्टियां कह रही है, और नंबर 2 कि क्या ये जिस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है जम्मू कश्मीर की धरती से, सरजमीन से, क्या हकीकत में दिल्ली में आने के बाद ही आवाज़ बुलंद हो सकती है। तो फिर दूसरी चीज़ें खासतौर पे स्टेटहुड की आवाज़ फिर जम्मू कश्मीर में क्यों उठाई जा रही है, 370 की आवाज़ जम्मू कश्मीर में क्यों उठाई जा रही है, क्योंकि ये भी मसला तो आपको दिल्ली में हल होना है। फिर बहुत सारे ऐसे मसले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हैं, तो आवाज़ जम्मू कश्मीर से क्यों उठती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बारीकियां हम सभी को समझना जरूरी है। राजेश पडगोत्रा साहब JKNC से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, फिरदौस बाबा साहब AIP से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्तकबाल सर आपका, शौकिया कुरैशी साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं PDP से। शौकिया जी सीधे आपकी तरफ आएंगे। PDP के ऊपर इल्जाम ऐसा लग रहा है कि एक सियासी ड्रामा है। मैं फिरदौस साहब आपकी तरफ आऊंगा और तफसीली बात करूंगा क्योंकि इंजीनियर साहब भी इसी जिम्न की एक कड़ी हैं और जाहिर है कि अवाम का मैंडेट उन्हें मिला है तो उसके ऊपर एक लंबी बातचीत होगी। लेकिन चूंकि PDP की जानिब से आज एक आवाज उठाई गई कि जो जेलों में बंद नौजवान हैं उनकी रिहाई या एटलीस्ट इंसानी बुनियाद पर उनके साथ हमदर्दी, शौकिया जी अचानक ये ख्याल कैसे? आमिर साहब, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे आज की बाकी पैनलिस्ट हैं इन्हें मेरी तरफ से सलाम। देखिए आमिर साहब, आप चूंकि मुंसलिक हैं एक ऐसे पेशे से कि आपकी नजर हर चीज पे रहती है, तो शायद आप ये बखूबी जानते होंगे कि आज ही नहीं, आज तो हमने एक प्रोटेस्ट किया, हमेशा 2019 से तो बहुत ज्यादा हम इस चीज की मांग कर रहे हैं कि जो कैदी जेलों में हैं, जिन पे अभी उनका जुर्म साबित नहीं हुआ है, उन्हें या तो रिहा किया जाए या तो उन्हें उनका कसूर बता दिया जाए। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी छोटा सा भी कोई मसला होता है तो PSA लगा के उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अभी अगर मैं रिसेंटली यहाँ पहलगाम जो वाक़ा हुआ उसकी बात करूं तो हजारों नौजवानों को यहाँ उठा लिया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया, और उस वक्त कहा कि इसमें कश्मीरी नौजवान मुलविस हैं, और जब उनका वो जो 3 लोग जो पकड़े गए उस वक्त इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी थे। तब इन्हें ये याद क्यों नहीं आया कि इस मसले पे इन्होंने बेगुनाह लोगों को हजारों की तादाद में जेलों में बंद कर दिया। तो अपनी बार क्यों इनके अलग कानून होते हैं और हमारी यहाँ की कश्मीरी अवाम के लिए अलग कानून होते हैं? क्या हमारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि यहाँ मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की?
हम यहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है, ये हमारा कसूर है। हमें तो ये कहा गया था 2019 के बाद कि हम आपको हाथ की हथेली का छाला बना के रखेंगे, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? हमारे उन्हीं छालों को उन्हें खरोंच के उन पे अब नमकपाशी की जा रही है। और जो बिल्कुल, देखिए उसमें कोई शक नहीं है, जो आवाज उठा रही है शौकिया जी बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सवाल कई सारे लहजों में भी हो सकता है। दरअसल जो मैं समझना चाह रहा हूं, देखिए कई सारी सियासी पार्टियां अपने अपने मफाद के खातिर अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से वो आप पे इल्जाम तराशियां कर सकती है, समझ में आती है चीजें, लेकिन जो आवाज आपने उठाई सेम आवाज आपके यहाँ का एक एमपी, एक तो गिने चुने फिंगर्स पे सभी के सभी लोकसभा के एमपी यहाँ पे आते हैं आपके यहाँ से, तो इंजीनियर साहब के लिए भी वही आवाज उठनी चाहिए थी। आप भी दिल्ली में नजर आती हैं, पीडीपी भी नजर आती या महबूबा मुफ्ती साहिबा नजर आती, तो शायद इसमें और भी ज्यादा तकवीयत होती, मजबूती आती और एआईपी पीडीपी एक साथ मिलकर के इस मोर्चे पे काम कर सकती थी। देखिए आमिर साहब, कहीं ना कहीं से ये आवाज तो उठी है, और आज उमर अब्दुल्ला साहब ने रिएक्ट किया हमारे आज के इस प्रोटेस्ट पे। उन्होंने कहा कि ये आवाज दिल्ली से उठनी चाहिए थी। अरे आप सरकार में हैं, आपको लोगों ने मेजॉरिटी दी है, आप इस वक्त यहाँ के सीएम हैं, और आप ये बात करते हैं कि आपको दिल्ली से जाके इसकी आवाज उठानी चाहिए थी। क्या ये आपका फर्ज? आपने तो एक बार भी इस बात पे बात नहीं की। हमारे कैदी जो वहां पे हैं, कुछ तो उसमें से बीमार हैं, कुछ बहुत उसमें है कसम पुरसी की हालत में है, आपने उनके साथ क्या किया? हमने चलो कहीं ना कहीं से आवाज तो उठाई, और ये कहते हैं कि आपने अपने टाइम में क्या किया। 12,500 लोगों की एफआईआर जो है वो हमारी सरकार ने, पीडीपी सरकार ने वापस ली। तो देखिए ये पॉलिटिकल स्टंट जो है ना, ये इन्हें आज करने की जरूरत है, इन्हें मरकज को खुश करने की जरूरत है। और पीडीपी शौकिया जी, इस मरतबा आप 12,500 बोल रही हैं, पिछली बार आपके ही नुमाइंदे बोल रहे थे कि 8,500। नहीं, 12,000 जो हमारा आंकड़ा है वो 12,000 से 12,500 तक का है। हो सकता है शायद कैलकुलेशन में, चलिए हो सकता है, मुमकिन है। मैं आपकी तरफ मुकम्मल तौर से आता हूं। फिरदौस साहब भी हमारे साथ हैं और राजेश पटगोत्रा साहब भी जो कैंसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्तकबाल है सर आपका। राजेश साहब, जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही है, चलिए कोई तो है जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए आवाज उठा रहा है, तो फिर इसमें इतनी नाराजगी की क्या जरूरत है कि यहाँ आवाज नहीं दिल्ली में उठनी चाहिए? और अगर दिल्ली में उठनी चाहिए तो फिर स्टेटहुड का भी मसला दिल्ली से हल होगा, तो वो आवाज भी जम्मू कश्मीर से उठ रही है, ऐसा क्यों? राजेश साहब। हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला जो है वो केंद्र सरकार ने पिछले 11 सालों से बनाया हुआ है, और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं ये आज तक जो है वो कैसे बने, ये आप भी सभी जानते हैं। ये इस हालात को बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है? जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो आज मीडिया के सामने जो आप वो नाटकबाजी नौटंकी कर रहे हैं, यही लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात को जो है वो इस मोड़ तक जो है वो पहुंचाया है। हम हाँ बिल्कुल ठीक कहा कि सर जो सियासी कैदी हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनको रिहा करना चाहिए। और उमर साहब जो है वो वक्तन बेवक्तन जो है वो उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे जो है वो इसकी आवाज उठाई है, तो उनको जो है वो रिहा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो बीमार हैं। और पता नहीं हमारे साथ में दो सियासी जमातों के मेंबरान और स्पोक्स पर्सन हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कभी भी उमर साहब ने आवाज उठाई। इवन इंजीनियर रशीद साहब दिल्ली से जब वो बाहर निकले तिहाड़ जेल से, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि कितनी बार वो यहाँ दिल्ली आते हैं, लेकिन कभी भी उनकी कसम पुरसी की खबर लेने वाला कोई नहीं, जिनसे उम्मीदें थी, खासतौर पर क्या कहते हैं वो कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो कभी मुलाकात तक नहीं किया। हालांकि कर सकते थे, फारूक साहब कर सकते थे, उमर साहब कर सकते थे, लेकिन अपने लोगों की खबर कभी नहीं ली गई। ऐसी कोई बात, ऐसी बात नहीं है। उमर साहब जब भी होम मिनिस्टर साहब से मिले, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने जो सियासी कैदी हैं, जो बेगुनाह लोग जिनको बंद करके रखा है पिछले कई वर्षों से, तो उन्होंने आवाज उठाई है कि उनको रिहा किया जाए। तो ये जो मीडिया के सामने नौटंकी कर रहे हैं, तो इनको पूछो कि इन्होंने आज तक ये जो हालात बने हैं तो किसने बनाए हैं? इनकी तो आज ये देन है जो हम भुगत रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग।
तो मैं ये कहूंगा कि नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो इनको भली भांति जानते हैं कि इन्होंने ही हाथ मिलाया और आज ये जो दुर्दशा हमारी हुई है इनकी वजह से हुई है। चलिए, इसका जवाब तो खैर शौकिया जी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिरदौस साहब आपकी तरफ आता हूं। शौकिया जी आपकी तरफ मैं, आप दोनों के सवाल हमारे जहन में है, मैं जरूर लूंगा। आज हमने जंतर मंतर पे बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो शायद उम्मीद नहीं थी, उससे बढ़ करके खासतौर पे जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि दिल्ली के समाजी कारकुनान, सरकर्दा शख्सियात यहाँ पे नजर आई। क्या वजूहात रही कि आपका जो ये प्रोटेस्ट था ये दिल्ली में तो गूंजती हुई नजर आती है, लेकिन आपकी सियासी जमातों के दरमियान वो चीजें नजर नहीं आती? क्या आपका जो भी पैगाम है या आपका जो दर्द है या आपकी जो आवाजें हैं वो अपने लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, जिसका जवाब आमतौर पे पूरा मुल्क चाहता है? फिरदौस साहब। बिल्कुल, हमारा मानना ये है और हमें ये लगता है कि ये जो दो खानदानी पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जिनके इर्द गिर्द ये सरकारें घूमती हैं या पावर घूमता है, एक चीज पे ये मुझे लगता है कि इनको कॉन्सेंसस है, वो ये कि इन दो खानदानों के बाहर ये पावर नहीं जाना चाहिए। इनको लगता है कि अगर इंजीनियर रशीद साहब रिहा हो गए, अगर वो ग्राउंड पे फिर से आ गए, ग्राउंड पे सपोर्ट उनको है, तो हमारी जो कुर्सियां, सियासी कुर्सियां हैं वो डगमगाएंगी। तो इसलिए ये जमातें उनके बारे में बात नहीं करते हैं। ये अगर बातें करते हैं, जैसे कि उमरुल्लाह साहब ने अभी कहा कि नहीं, हमें सियासी कैदियों की बात तो दिल्ली में करनी चाहिए। हम तो आए थे आज दिल्ली में, हमने बात की, मगर आपने 5 साल, अब अभी तो 6 साल मुकम्मल हो गए, 7वें साल में एंटर हो गए इंजीनियर रशीद साहब की इनकार्सरेशन, तो 6 सालों में वो कभी लवकुशाई नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ये इन दो पार्टीज का दुगलापन है। अगर महबूबा मुफ्ती जी अभी आज प्रोटेस्ट निकाल रही हैं वहां श्रीनगर में, अच्छी बात है, वो कैदियों की बात कर रही हैं, मगर इंजीनियर रशीद साहब आज एक मामूली आदमी नहीं है, आज वो करीब 19 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं फिरदौस साहब कि स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर दोनों मिल करके चाहते हैं कि इंजीनियर साहब बाहर ही ना आए, ताकि किसी थर्ड खिलाड़ी के बारे में आवाम के जहन में भी ना जाए? एग्जैक्टली, ऐसे ही लगता है इनके करतूत से, तो ऐसे ही लगता है। अगर महबूबा मुफ्ती जी वहां पे प्रोटेस्ट निकाल रही है, दो बोलने से कोई उनको ये खाता नहीं। वैसे अगर वो ये बोलती कि इंजीनियर रशीद साहब को भी रिहा कर लीजिए, एक बड़ी आवाज है, एक जिसने रिसेंट इलेक्शंस में 5.5 लाख वोट लिए हैं, 19 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए उनके हक में दो बोल देती। उनको लगता है कि उनकी सियासी कुर्सियां जो है वो डगमगाती हैं अगर इंजीनियर रशीद साहब रिहा होते हैं। बाकी जो हम इंजीनियर रशीद साहब को एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनका नाम लेके तमाम कैदियों की बात कर रहे हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में अभी बंद है, और उनका हक बनता है। अगर हमारे मुल्क का कानून है कि तब तक हर एक बेगुनाह होता है कि जब तक उस पर लगी हुई चार्जेस साबित नहीं हो जाए, तो किसी पे अभी चार्जेस प्रूव नहीं हुई है। हमें खुद जज नहीं बनना चाहिए, हमें जुडिशियल ट्रायल उनका हक है। अगर वो कानूनी सलाह हासिल नहीं कर सकते हैं तो सरकार का हक बनता है कि वो उनको कानूनी सलाहकार दे दें। ये तो उनका हक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका हक है। अगर वो बीमार पड़ते हैं, उनको हक है कि सरकार को ये है कि उनका इलाज जो है वो यकीनी बनाए, उनके लिए जुडिशियल सपोर्ट दे दें, उनके लिए जो रसाई है घर वालों की वो दे दे, उनको घर बात करने का हक होता है हफ्ते में एक बार, वो दे दें। उन चीजों से तो आप नकार नहीं सकते हैं उनको। हाँ, फेयर ट्रायल होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, कम से कम एक कसूरवार को पता चल जाए कि मैंने कसूर क्या हुआ है, क्या किया है, और उसको अपने आप को डिफेंड करने का मौका तो देना चाहिए हमें। बिल्कुल बड़ी बात है जो आपने कहा है, इसमें बिल्कुल दम है, और यकीनन इससे बहुत सारे सवाल भी क्रिएट होते हैं, और यकीनन आज हम इसी शो में बहुत सारे पॉइंट पर भी नजर डालेंगे। शौकिया जी, इल्जामात बहुत सारे हैं, राजेश साहब ने बहुत सारे इल्जामात लगाए और फिरदौस साहब ने बहुत सारी बातें कही, आप जवाब देना चाहेंगी? जी, पहले तो मैं इनसे गुजारिश करना चाहूंगी कि हम तीनों जो भी आज इस प्रोग्राम में तर्जुमान हैं, हमारा सियासी कद इतना ऊंचा नहीं है कि हम अपने लीडरान के खिलाफ कोई ऐसी बात
ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो कि जेब नहीं देता। देखिए अभी एक हमारे एनसी के तर्जुमान हैं, वो कहते हैं नौटंकी कर रही हैं, और ये हमारे जो दूसरे हैं मतलब नौटंकी करने का मतलब उनका कहना है कि आपके जमाने में ही, आपके दौरे हुकूमत में सारे खेल हुए हैं, तो जाहिर है कि आज प्रोटेस्ट क्यों? देखिए फिर मैं इनको इन्हीं की जबान में जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि मैं उम्मीद करती थी कि ये इस तरह के नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मैं इनको इन्हीं की तरह जवाब देती हूँ। देखिए अगर हम नौटंकी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप नौटंकी को जांचने वाले हैं, यानी कि आप कई बार नौटंकियां कर चुके हैं। 1951 से नौटंकियां करते आ रहे हैं, कश्मीरियों की जात का, उनके जमीर का सौदा करते आ रहे हैं, तभी आप आज हमारी नौटंकियां समझते हैं। अब फिरदौस साहब ने जैसा कि कहा कि खानदानी राज, तो मैं आपको बताती चलूं कि हमारे जो इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनके जो भाई हैं, क्या वो खानदानी नहीं है? क्या वो एक खानदान से नहीं है? आप जब तक दूसरे पे जो उंगली उठाते हैं ना, तो ख्याल किया करें कि 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं। इस वक्त हमें जिस मसले पे बात करनी है उस मसले पे लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है शौकिया जी कि आपकी आवाज उठती है कैदियों की रिहाई के लिए। बिल्कुल, इंजीनियर साहब का कार्यकाल सभी ने देखा है एज ए एमएलए, उन्होंने किस तरीके से आम पब्लिक के बीच, बिल्कुल फिरदौस साहब मैं जवाब लूंगा माफी के साथ, सारी चीजें इंजीनियर साहब की लोगों ने देखी है, तो आप आम नौजवानों के लिए आवाज उठाती हैं, लेकिन उस बीच में कम से कम ऐड ऑन इंजीनियर रशीद साहब को भी बीच में डाल दीजिए, तो उनसे बैर क्यों है? हमने उन लोगों की आज आवाज उठाई, मैं आपको बता दूं, हमने उन लोगों की आवाज उठाई जो लोग, जिनके घर वाले, जिनके लवाकिन के पास उनसे मुलाकात के लिए पैसे नहीं हैं। हमें पता है इंजीनियर रशीद साहब जो हैं, उनके पास काफी उनके सोर्सेज है कि उनके अपने उनको जाके मिल सकते हैं, लेकिन आज उन लोगों की आवाज थी, हम आज उन लोगों की आवाज बने जिन लोगों के पास उनसे मुलाकात के लिए किराया तक नहीं है, जो वहां बीमार हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। आज उन लोगों की बात हो रही थी, और ये हमें कहते हैं कि ये आवाज आपको दिल्ली से उठानी चाहिए थी। आप जो अपने आप को जिस चीज के लिए यहाँ की आवाम ने मैंडेट दिया, वो काम आपने कौन सा कर लिया कि आप दूसरों को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप दिल्ली जाइए। तो आप दिल्ली जाके अमित शाह साहब के कान में ये बात कहते हैं कि सियासी कैदियों को छोड़ें, और मौसम का हाल जो है वो आप यहाँ पे बताते हैं सबके सामने, पब्लिक में आप बताते हैं कि मौसम का हाल क्या है, और उनके कान में जाके सियासी लोगों की बात करते हैं। अब आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि आज तक 10 महीने की जो आपकी सरकार रही, 10 महीने की सरकार बनाए हुए आपको वक्त हो गया, एक बार आपने कैदियों का नाम नहीं लिया। बड़ी बात है, और बड़े इल्जामात भी। राजेश पटगोत्रा साहब, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और साफ तौर पे अगर मैं दोनों को एक लहजे में साफ कर पाऊं तो उन्हें पता है दुश्मन के हर ठिकाने का, शरीके जुर्म न होते तो मुखबिरी करते। राजेश साहब, देखिए हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये जो मैं दोबारा कहूंगा कि ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये ड्रामेबाजी छोड़ दें। लोग जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो इनके झांसे में आने वाले नहीं है। ये 3 सीटों के ऊपर जो है वो महदूद हो चुके हैं। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने इनको खत्म कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी क्रिएट जो है वो पार्टी है, इन्होंने, बीजेपी ने ही इनको बनाया था। ये लीजिए, तो वही बात हो गई, जैसे ही कोई पार्टी उठती है राजेश साहब, फौरन जो है एक फतवा लगा दिया जाता है, ठप्पा लगा दिया जाता है बीजेपी के साथ मुंसलिक होने का। तो कब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी दायरे में रहेगी? कम से कम नौजवानों के लिए तो बात कर सकती है, ठीक है, दूसरे के फतवे की जरूरत नहीं है आपको सर्टिफिकेट की, लेकिन अवाम की तो जरूरत है ना राजेश साहब। ये हम नहीं कह रहे, ये जम्मू कश्मीर की जनता ने जो है इसकी मोहर लगा दी है कि कौन बीजेपी के साथ था, किसने बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो है वो हकीकत में जो है वो ठप्पा लगाया है, और 3 सीटें जो है वो लेकर आज किस मुंह से बोलते हैं ये कि हमने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो दूसरा जो पार्लियामेंट, बिल्कुल, मैं शौकिया जी मैं आपकी तरफ आता हूं, पूरे जवाब लूंगा राजेश साहब का, पहले उनको बोलने दीजिए। राजेश साहब, जो इंजीनियर रशीद साहब हैं और वो कैसे बाहर आते हैं, कैसे अंदर जाते हैं, ये भी सभी को पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा मैं ये कहूंगा, नहीं मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा राजेश साहब, पूरा टाइम आप ले लीजिएगा। कैसे बाहर आते हैं ये दुनिया भी देख रही है और समझ भी रही है। देखिए,
उनके ऊपर जैसे वो बाहर आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, आपने ABCD का ठप्पा मार दिया, बीजेपी का लोगों को भूत दिखाया कि भाई साहब ये जीत जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत होगी। खैर अवाम ने मैंडेट दिया, जीत गए वो। अब कामयाब होने के बाद भी लगातार कोर्ट की जानिब से उनको जब पार्लियामेंट तक भेजा जाता है, 1.5 लाख रुपए एक मरतबा जाने का उनको खर्च पड़ता है। तो जाहिर है कि अगर वो साथ होते गवर्नमेंट के तो उनको तो एम्बेसडर से लेकर के जाया जाता। तो अवाम भी तो देख रही है ना सर। आपको शायद पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो तब थे, जो अरविंद केजरीवाल जी, जहां मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी थे, उनको जो है वो जेलों में ईडी की विदाउट एनी प्रूफ उनको अंदर कर दिया जाता था, उनको बाहर आने की इजाजत ही नहीं थी। लेकिन ये लोग कैसे बाहर आ जाते हैं? क्योंकि इनकी जो है वो पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी के जो साथ उनकी सांठगांठ है, ये उनकी मर्जी के बगैर बाहर नहीं आ सकते। और ये जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बल्कि पूरा देश इनको देख रहा है कि किस तरीके से ये जो पार्टी जो एजेंट बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जिनकी वजह से आज जम्मू कश्मीर के लोग इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, इन्हीं की वजह से जो है जम्मू कश्मीर के लोग आज खमियाजा भुगत रहे हैं। और हमें जो है वो एक भिखारी के तौर पर बना दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को, इनकी वजह से। और आज ये किस मुंह से कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है? क्योंकि ये आज ये हालात जो बने हैं इनकी। चलिए फिरदौस साहब आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि अभी तक आपके पीछे से बीजेपी का भूत का साया गया नहीं, ठप्पा लगा हुआ एनसी की जानिब से। फिरदौस साहब। बिल्कुल, पहले तो मुझे लगता है कि मेरे भाई अगर ये बातें कह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट की तजलील कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब अगर बाहर आए वो किसी की मेहरबानी से बाहर नहीं आए। हमने जब आप अरविंद केजरीवाल को कंपेनिंग के लिए, असेंबली इलेक्शन के कंपेनिंग के लिए छोड़ रहे हैं, तो इंजीनियर रशीद साहब को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? आप एक ही मुल्क में 2 कानून नहीं रख सकते हैं। हमने उसी कानून का रेफरेंस देके इंजीनियर रशीद साहब को हम पैरोल पे बाहर लेके आए, तो उनको इससे भी प्रॉब्लम है। अगर कोई कश्मीरी जेल से छूटता है, चाहे भले 25 दिन के लिए ही, मुझे लगता है मेरे भाई को उससे भी प्रॉब्लम है। क्या आप चाहते हैं कि मतलब हमारे जो जेल है वो कश्मीरियों से भरे रहे, वहां से बाहर ही ना आए कोई? क्या आपका यही मानना है? फिर ये तो आप लोग समझ रहे हैं बीजेपी के, आपने तो PhD बनाया था, आप तो बड़े दावे कर रहे थे, हम तो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, हम तो 53 की पोजीशन पे बात करेंगे। तो आप तो ये कह रहे थे कि हम यूटी में इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, वो दावे आपके कहां गए? मैं जरा पूछना चाहता हूं। तब तो आपके दो में फिर बीजेपी को किसने PhD को किसने तोड़ा और किसको खुश करने के लिए तोड़ा? क्या आवाम को वो चीजें पता नहीं है? चलिए इसका जवाब मैं राजेश साहब से ले लूंगा, लेकिन मैं आपसे जरूर ये पूछना, बिल्कुल फिरदौस साहब मैं जवाब लूंगा इस चीज का, बहुत ही गंभीर आरोप लगाया आपने, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। देखिए काफी टाइम हो गया लोकसभा इंतखाबात के, इंजीनियर साहब लोगों की नुमाइंदगी सही तरीके से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं कोई भी फतवा जारी नहीं करना चाहता, ना कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि अवाम बेहतर जानती है कि उन्होंने किसको चुना और उनकी नुमाइंदगी कितनी हो रही है। लेकिन एक खीमे से लगातार आवाज उठ रही है कि भाई काम नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दीजिए ना वो पद जिसकी वजह से आपको चुना गया। देखिए पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंजीनियर रशीद साहब को अगर कम ही टाइम मिला, वो उन जगहों पे गए जहां पे अभी तक MP का नाम ही नहीं होता था, MP जानते ही नहीं था कि हमारा MP कौन है। जैसे कि मैं आपको मसिल की बात करूं, मैं केरन की बात करूं, करना की बात करूं, मैं गुरेज की बात करूं, उड़ी की बात करूं, उन इलाकों में गए हालांकि कम टाइम पे। उसके बाद उसने बराबर जहां पे भी हक बनता था, जहां पे हमने प्रायोरिटीज दे दी हॉस्पिटल्स को, हॉस्पिटल में हमने पैसे दे दिया, हर एक जहां पे जरूरत थी कुछ करने की हमने पैसे दे दिए। अभी तक हमारा MP जो लेट्स आता था, MP का जो फंड होता है वो कहां आता था कहां जाता है हमें बिल्कुल पता नहीं है। एक नौजवान को बिल्कुल पता नहीं होता था। हमारे पास ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 ऑफिसर्स हमारे MP के काम कर रहे हैं, लोगों के काम निकल आते हैं वहां पे। तो ये हमें एक इल्जाम नहीं दे सकते हैं कि आप देख लीजिए आपके जो पिछले मेंबर पार्लियामेंट थे उसके पैसे तो अभी तक खर्च नहीं हुए हैं, कुछ हमारे अकाउंट में आ रहे हैं वो। चलिए यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जेल में बंद होने के बावजूद इंजीनियर रशीद वो कर रहे हैं जो इससे पहले के MPs ने नहीं किया था। आप देख लीजिए लास्ट टाइम हमने कितने ये जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं अप्रूव कराए, करना के लिए टनल
हम मसल की टनल के लिए बात कर रहे हैं, इंजीनियर रशीद साहब वहां से लेटर्स लिख रहे हैं यूनियन मिनिस्ट्री को कि हमें मेरी कॉन्फ्रेंस में किस चीज की जरूरत है, क्या कहाँ पे जरूरत है, क्या आपको वो चीजें नहीं दिख रही है? आप बता दीजिए हमें दिखे ना दिखे। आपके जो हामी सियासी जमातें हैं, आपके साथी सियासी जमातें जो हैं, रिवायती पार्टियां, उन्हें नहीं दिख रही है। पता नहीं आपका उनसे क्या दुश्मनी है, किसी को वाजे तौर पे तो समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दोनों पार्टियां जो बड़ी बड़ी जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने कभी भी इंजीनियर रशीद के हवाले से एक आवाज बुलंद नहीं की, जहां तक मेरे पास रिकॉर्ड है। वजह क्या है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो सियासी कुर्सियां हैं वो हिल रही खिसक जाएंगी। ठीक है, अब मैं शौकिया जी के पास आ जाता हूं। बहुत सारे इल्जामात राजेश साहब की तरफ से लगे थे, उसका पहले आप जवाब लीजिए, मैं उसके बाद आता हूं आपकी तरफ। जी, जैसे कि राजेश जी अभी कह रहे थे कि नौटंकी है, ड्रामा है। ड्रामा अभी कल ही की बात है, जो स्कूल्स पे जो 215 स्कूल्स को टेक ओवर करने की बात हुई। आपकी अपनी मिनिस्टर साहिबा कहती है कि मुझे इस ऑर्डर के बारे में पता ही नहीं है, और किसको खुश करने के लिए वो ये बात करती है। और यहाँ पे रिजर्वेशन के नाम पे, कभी डिलिमिटेशन के नाम पे, और उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन, वक्फ बिल, उर्दू जबान पे पाबंदी। अरे नहीं, देखिए, दूसरी पार्टियों की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसे गिनवा सकते हैं आप, आपका हक है। मैं एक चीज समझूंगा, देखिए इन्होंने कहा नोटंकी, मैं इसी हवाले से आपसे चीजें समझता हूं, माफ कीजिएगा इस चीज के लिए, कि अभी 14 जेल है, 2 सेंट्रल जेल को जोड़ लिया जाए अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 14 जेल है, जिसमें क्षमता है 3600 समथिंग कैदियों की, लेकिन वहां पे 5500 कैदी हैं। और आप कह रही हैं कि जो अलग अलग स्टेट में जो नौजवान जेल में बंद हैं उन्हें लोकल लाया जाए और उसके बाद यहां पे उनकी सुनवाई हो। कैसे, जब ऑलरेडी जेल फुल हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग भरे हुए हैं, जितनी क्षमता नहीं है, तो बाहर की जो जेलों से अलग अलग जराइम में या फिर अलग अलग इल्जामात में कैद हैं, वो जम्मू कश्मीर में कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? देखिए, इसमें तो फिर इसका मतलब है कि महवा मुफ्ती साहिबा या पीडीपी की जानिब से वर्कआउट नहीं किया जा रहा है, या कुछ ऐसा जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे। प्लीज बताइए। बहुत से लोग ऐसे हैं आमिर साहब, मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं, तो उनके लिए कोई सुनवाई होनी चाहिए। आप देखेंगे, अगर जो लोग बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप कड़छाड़ तो कर सकते हैं ना, देख सकते हैं कि किस पे कितना बड़ा जो है उस पे लगाया जा रहा है, किसने कितना बड़ा जुर्म किया है। मैडम, इसमें कोई शक नहीं है जो आप कह रही हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जो ये सारी चीजें बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन वही चीजें अभी फिरदौस साहब भी कह रहे थे, सबके लिए आवाज उठती, इंजीनियर साहब के लिए क्यों कि आपकी पार्टी को या दूसरी आपकी जो हरीफ जमात है उनको खतरा है कि इंजीनियर साहब आएंगे, हक गोई करेंगे और अवाम का काम करेंगे तो आपकी रिवायतें हिलेंगी। नहीं आमिर साहब, मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं, इंजीनियर साहब से किसी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इंजीनियर साहब जो हैं वो मुश्किल से उन्हें 1 सीट मिली है। और ये आप मुझे शायद दोहराने की जरूरत नहीं है कि उसका जो मुश्किल से क्यों मिलेगी मैडम, वो अवाम के नुमाइंदे हैं और एमपी तो एक ही होता है ना। आप क्या चाहती हैं, 5 सीट पे? जी, आज बात है वो कैदियों की हो रही है, तो हमारी जो आज की आवाज थी वो यही थी कि जो कैदी हैं उन्हें छुड़ाया जाए। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ के जो नहीं, सवाल इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, माफ कीजिएगा शौकिया जी, सवाल इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जिसको कह रही हैं मुश्किल से 1 सीट जीती थी, वो सीट आप जीत नहीं पाए। जाहिर है कि आपका भी टारगेट था ना 3 का, लेकिन आप तो जीत नहीं पाई। देखिए, एक रिप्रेजेंटेटिव भी काफी होता है। बोलिए, चलिए आप बोलिए, हो सकता है टकराव हो रहा हो बीच में। हमारी यहाँ की जो सियासत है आप बखूबी उससे वाकिफ हैं। हम 2019 के एक बहुत बड़े एक पहाड़ से गुजरे हैं, और क्या आप नहीं जानते कि हमारी पार्टी को किस तरह से तोड़ा गया, किस तरह से हमारे लोगों को झूठे केसों में फंसाया। हाँ, तो उसके लिए राजेश जी कह रहे हैं कि जो कारनामा आपने किया था उसकी वजह से टूटी है सारी चीजें। आप मुझे बोलने तो दीजिए। ठीक, प्लीज बोलिए। तो आप नहीं जानते कि हमारी पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचाया गया,
अब हमारी पार्टी जो है वो फिर से रिवाइव हो रही है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जो हमारा दौर था उसे सुनहरी दौर कहा गया, किस तरह से एक एक करके हमारे लोगों को तोड़ा गया। हमारी, वो कहते हैं ना कि कुछ बात है कि हंसते मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो किन हालात से हमारी पार्टी गुजरी, लेकिन अब इस वक्त जो है हमारे जो यहाँ के कश्मीरी लोग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त तो किस कर्ब और दर्द से गुजर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर बायसरन के मामले में अगर किसी को शक की नजर से भी देखा गया, उसका मकान गिराया गया और मोहल्लों के मोहल्ले जो है वो तबाह कर दिए गए। उन मोहल्लेदारों का क्या कसूर था, उनके रिश्तेदारों का क्या कसूर था? हाँ, तो उसकी आवाज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्लियामेंट में उठाई। अगर ओला साहब को आपने सुना कि किस तरीके से उनकी गूंज सुनाई दी पार्लियामेंट में। जी, जो मालेगांव का जो ब्लास्ट हुआ, 6 लोगों की उसमें जाने चली गई, शहीद हो गए 6 लोग। तो क्या उनको बेकसूर साबित नहीं किया गया? उनके साथ क्या हुआ? और पटाखे फोड़े गए जिस दिन वो रिहा हुए। चलिए, मैं राजेश साहब 1 मिनट और दे दीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। शौकिया जी, आपसे एक और सवाल मुझे जो करना है खास तौर पे। अलग कानून है और बाहर के लिए एक अलग कानून है। यहाँ पे दविंदर सिंह से लेकर ज्योति मल्होत्रा तक 11 लोग हैं जिन्होंने देश बेच खाया। कितने आपने उनके मोहल्ले गिराए, कितने घरों के आपने शीशे तोड़े, कितने घरों को मिसमार किया गया। तो आप ये समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जम्मू कश्मीर को बेचने में अहम किरदार अदा कर रही है? देखिए, ये मरकजी सरकार की भी मैं बात कर रही हूं, और कहीं ना कहीं इस वक्त जो हमारी एनसी सरकार है वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल जीरो है। वो अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों को देख रहे हैं, अपनी फोटोग्राफी के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। हमारे सीएम साहब जो हैं वो एक टूरिस्ट बने हुए हैं। लेकिन यहाँ जो जिस चीज पे आपको 50 लोगों एमएलएस का एतमाद मिला, उनके लिए आपने क्या किया? 200 यूनिट्स का क्या हुआ? 12 सिलेंडर्स का क्या हुआ? 1 लाख नौकरी का क्या हुआ? डबल राशन का क्या हुआ? मेरिट असिस्टेंट स्कीम का क्या हुआ? राजेश जी, ओवर टू यू। किया और आप हमें कहते हैं कि आप नौटंकी करते हैं। राजेश जी जी, बहुत सारे इल्जामात हैं आपके ऊपर, इल्जामात खास तौर पे इन कैदियों की रिहाई के हवाले से, जिसका जवाब मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि तोड़ने की बात जहां भी आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम जरूर आता है। फिरदौस साहब कह रहे थे कि पीएचडी किसके इशारे पे तोड़ा, पूछिए इनसे। और शौकिया जी भी कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वो नौजवानों के लिए क्या सोचेगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो इन लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और रही बात ये जो हमारी बहन कह रही हैं कि डबल राशन का क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, शायद इनको पता नहीं है कि उमर साहब जो है वो दिन रात जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और जहां जहां भी मुश्किलात बनी, उमर साहब खुद वहां पे गए। आपको पता है कि किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट हुआ, वहां पे उमर साहब जो है वो खुद गए वहां पे। रामबन में हुआ, उमर साहब 2 दिन लगातार जाते रहे। कठुआ में हुआ, उमर साहब खुद गए। जाने के उमर साहब दिन रात जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इनको नहीं दिखता है, क्योंकि इनका जो चश्मा है ना, वो बीजेपी वालों के चश्मे से देख रहे हैं। जे जम्मू कश्मीर के लोगों का इनको कुछ नहीं दिखाई देगा। और आने वाले वक्त में आपको पता होगा, अभी 10 महीने हुए हैं, अभी 4 साल बाकी हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वायदे किए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हम सुनते आए। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए राजेश जी, कि क्या जो इल्जाम लग रहे हैं आपके ऊपर कि अगर इंजीनियर रशीद जैसे लीडर का नाम आप ले लिए तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं या दूसरी पार्टियां हैं जिनके साथ अंदरूनी तौर पे साठगांठ का इल्जाम है, वो नाराज हो जाएंगे आपसे, इसी वजह से आप इंजीनियर रशीद साहब जैसे नौजवान या फिर जेलों में बंद जैसे कैदियों के लिए आवाज नहीं उठाते? इल्जाम हमने तो कहा, अरे हमारे जो सांसद हैं उन्होंने तो पार्लियामेंट में भी कहा कि जो बेकसूर जो सियासी कैदी हैं या दूसरे हैं जिनके ऊपर चार्जेस नहीं है, जहां बेकसूर जो जेलों में बंद किए उनको बाहर निकालो। आखिर जो है वो केंद्र सरकार जो है वो क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को के ऊपर अत्याचार कर रही है? और मैं दोबारा कहूंगा कि अगर हमारी ये हालत हुई है तो ये इन्हीं की वजह से हुई है जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो लोग।
चलिए, मैं ज़रूर इस चीज़ का जवाब लूंगा। फिरदौस साहब, जो चीज़ें हमने आपसे पूछी, देखिए वो कटाक्ष से अलग हट करके, क्योंकि इस वक्त लगातार आप लोगों के लिए एक बड़ा पेन है, दर्द है, तकलीफ है और जुस्तजू भी है जो हम देख पा रहे हैं लगातार। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, आपके पास दो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, इल्ज़ामात या फिर नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन अगर गिने चुने 5 आपके पास लोग हैं, तो अगर इंजीनियर साहब भी ज्वाइन करते हैं पार्लियामेंट के अंदर इन्हीं सभी के सफ में, तो क्या जम्मू कश्मीर की आवाज़ और भी ज़्यादा मजबूत नहीं होती? और इसके लिए अगर पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के पास आप जाते और बात करते कि देखो, कम से कम जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए इंजीनियर रशीद साहब को बाहर लाने में हमारी मदद करो, आवाज़ बुलंद करो, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते हैं या जेलों में बंद जो लोग हैं, तो क्या ही अच्छा होता कि जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन बढ़ती? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। क्या जो भी कैदी है, क्या उनको चाहिए पहले कि वो यहाँ के सियासी पार्टियों के दर पे जाए और उन्हें ये कहे कि हमारी रिहाई के लिए आप बात कीजिए? ऐसा नहीं होता है। हम मजलूम हैं, हम कैद में हैं, इनको अपने ज़मीर से कहना चाहिए और इनको अपने ज़मीर से की आवाज़ पे लबे कहकर इंजीनियर रशीद साहब और बाकी सियासी कैदियों की बात करनी चाहिए। ये तो करेंगे, सियासी मकासद के लिए दूसरे कैदियों की बात करेंगे, हालांकि उसमें भी ये सिंसियर नहीं है। इनके दौरे हुकूमत में क्या हुआ वो भी इनको पता है, आवाम के सामने सारा कुछ रिकॉर्ड है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर इंजीनियर रशीद साहब की बात करेंगे, जो जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनकी जो सियासी कुर्सियां वो उनको खतरा लग रहा है, उनको पता चल रहा है कि नहीं हमारा एक फिर से एक कॉम्पिटिटर आ रहा है मार्केट में, एक दूर दराज इलाके से आया हुआ एक फर्द, वो हमारी सियासत को चैलेंज कर रहा है। तो ये बिल्कुल ये पार्टियां तो बिल्कुल वैसा नहीं चाहेंगी। फिरदौस साहब, एक लफ्ज हमें बहुत चुभा था उस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, जब इंजीनियर साहब बाहर आए थे, उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में एक लफ्ज कहा था कि किसी भी सियासी जमातों ने आज तक एक बार भी खबर नहीं ली कि किस हाल में हो, क्या कैसा है, नहीं है, वगैरह वगैरह। रिहाई की बात तो छोड़ दीजिए। अब जब वो कामयाब हुए, कामयाबी से पहले बहुत सारी अफवाहें उड़ी कि भाई ये तो बी टीम है, ये तो सिखा पढ़ा करके इंस्टॉल करके ऐप इनके अंदर बीजेपी का भेजा गया और ये पूरा ध्वस्त कर देंगे। हालांकि पार्लियामेंट में जब भी हमने उनकी स्पीच सुनी, जब भी उन्होंने स्पीच दिया, वो जम्मू कश्मीर की भलाई को छोड़ करके उन्होंने एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं कहा। लेकिन इल्जामात लगते रहे आपके ऊपर, खासतौर पे रिवायती पार्टियों की जानिब से। सवाल अब ये है कि इतनी सारी आजमाइशें, इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी आपकी कामयाबी हुई, लेकिन अवाम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप बता रहे हैं कि बेहतर तरीके से हो रही है जो पहले हो रही थी। अब सवाल यह है कि इंजीनियर साहब के लिए जो तगोदो चल रही है अकेले आपकी है, क्योंकि पार्टियां आपके साथ नहीं है, अवाम का कितना साथ है और ये लड़ाई कहां तक जाके रुकेगी? क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब को बाहर आने का इंतजार हर कोई कर रहा है, हर तबके में, और यही वजह है कि आज हमने जंतर मंतर पे उन लोगों को भी देखा जो ना आपकी पार्टी से है ना आपके इलाके से। बिल्कुल, ये तो इन पार्टियों को खुद देख लेना चाहिए, इनको एज पर देयर मॉरलिटी इनको आना चाहिए था और यहाँ हमें ज्वाइन करना था। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, हमने इनको बाज़ाब्ता जो इनके मेंबरान हैं पार्लियामेंट में, उनको बाज़ाब्ता हमने दावतनामा भेजा था कि हम इस तारीख पे यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप आ जाइए, हमें ज्वाइन कर लीजिए। उसका ना ही तो जवाब आया और ना ही वो हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तो लोगों का हक बनता है कि वो इनसे पूछ लें कि आपने इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई की बात क्यों नहीं की। एक दूसरी बात यह है कि हमारे जो हौसले हैं इस चीज से पास नहीं हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि नौजवान सियासत में आए, एक मुतबादला बन जाए जम्मू कश्मीर की सियासत में। अवामी इत्तेहाद पार्टी जो हमारी पार्टी है वो एक मुतबादले के तौर पे, एक अल्टरनेटिव के तौर पे उभर आ जाए जम्मू कश्मीर की सियासत में। हाँ बिल्कुल, इसमें चैलेंज है, ये पार्टियां नहीं चाहेंगी कि हम आगे आ जाएं या नौजवान आगे आ जाएं, नौजवान सियासत में आ जाएं, ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। हमारे पास चैलेंजेस हैं और हम उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर इनको भी हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में टफ कंपटीशन दे देंगे। चलिए, बड़ी बात है और ये चीज़ें पता नहीं आने वाले टाइम पे क्या हो, लेकिन खैर पहले रिहाई का मुतालबा सबसे ज़्यादा अहम है। शौक़ है जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। देखिए, इल्ज़ामात बहुत सारे हैं, राजेश साहब को भी आपने सुना, फिरदौस साहब को आपने सुना। नाराज़गी आपसे नहीं है या आपकी पार्टी से नहीं है, उस बात से है कि अगर जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए पीडीपी है और आवाज़ उठाती रही है, जैसा कि हमने देखा इससे पहले भी, तो फिर उसके अंदर वो
तड़प क्यों नहीं? बीच बीच में अभी आवाज उठी, फिर 2 महीने खामोशी रहेगी, फिर उसके बाद आपके पास वकीलों का, जजों का, इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों का एक बहुत बड़ा एक जम्मे गफीर है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। आपकी पार्टी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा प्रॉपर खटकाते हैं और उसके बाद इंजीनियर रशीद साहब जैसे नौजवान या बाकी जो जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई के लिए कदम करते? प्रैक्टिकली कोशिश नजर नहीं आती। देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि एक बार नहीं बल्कि कई बार हमने इस पे आवाज उठाई है और हमेशा उठाते हैं। यहाँ तक कि ईद पे भी हमने इस पे बात की और स्पेशली हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट है मैडम महबूबा मुफ्ती, वो अभी कुछ महीने पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिलने के लिए गई और उनसे भी ये पॉइंट उनके साथ डिस्कस किया कि बराए करम जो हमारे कैदी हैं, सियासी कैदी हैं या बाकी जो लोग हैं, इन पे एक नजरसानी की जाए और इनकी रिहाई का कुछ इंतजाम किया जाए। अभी जैसा कि राजेश साहब ने कहा कि उमर साहब जो है वो वहां पे बादल फटा वहां गए। देखिए, ये आफत नागहानी है, इन चीजों पे कोई एहसान नहीं करेंगे हमारे सीएम साहब अगर कहीं जाएंगे। उन्हें उन बातों का ख्याल रखना था जो मैनिफेस्टो में लिखा गया था, जिस चीज के नाम पे, जिन वादों के नाम पे आपने यहाँ की आवाम से वोट लिया था। आप हमें नौटंकी कहते हैं, तो क्या वो नौटंकी नहीं थी कि उस मसाइल पे आपने फिर बात ही नहीं की? 370-35A की बात नहीं की आपने, यहाँ के हकूक की बात नहीं की, यहाँ के अपने तशख्खुस की बात नहीं की। सिर्फ आप राग अगर अलापते हैं तो वो अलापते हैं स्टेटहुड का, और अगर आप डुगडुगी बजाते हैं तो सिर्फ इस बात की डुगडुगी बजाते हैं कि पीडीपी ने बीजेपी को यहाँ लाया। आपको नहीं पता है कि उस वक्त के हालात जो थे वो क्या थे, और हमारा अपना एजेंडा जो था, हमने अपनी शर्त शराइत पे बीजेपी से इल्हाक किया था। लेकिन जब उनको लगा कि पीडीपी जो है वो हमारे कहे सुने में नहीं आ रही है, अपनी मन की मर्जी कर रही है, उस वक्त भी हमने यहाँ के नौजवानों के खिलाफ जो FIRs थी उन्हें वापस लाया। वो अपने लिए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आने वाले दिनों में इंजीनियर रशीद साहब के लिए क्या आपकी पार्टी आवाज उठाएगी? बहुत हमारी मरकजी सरकार में जो सबसे बड़ी लीडरशिप थी, क्रीम थी वहां की। बिल्कुल, देखिए आपकी पार्टी सर्वोत्तम है, उस बात को हम मान लेते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या आने वाले दिनों में इंजीनियर रशीद साहब और जैसे तमाम तर लोगों के लिए आवाज उठाएगी? इंजीनियर रशीद साहब इंक्लूड होंगे कि नहीं? देखिए, हमने सबके लिए आवाज उठाई, लेकिन मैं फिर आपसे कह दूं कि आज बात सिर्फ उन लोगों की हो रही थी जो कि मजलूम है। इंजीनियर रशीद साहब मजलूम नहीं है। मैं उन लोगों नहीं, मुझे इस बात का जरूर जवाब दीजिए। इंजीनियर रशीद साहब मजलूम नहीं है। आज मैडम महबूबा मुफ्ती ने उन लोगों की बात की जिनके पास वसाइल नहीं है। आमिर साहब, अगर मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हमारे यहाँ का जो हमारा हेडक्वार्टर है, किस तरह से खवातीन आती हैं, किस तरह से माएँ आती हैं, किस तरह से बेयारो मददगार वालिदैन आते हैं जो कि रोते हैं, उनके पास किराया तक नहीं है अपने बच्चों से मिलने का। किस तरह से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, किस तरह से जो हाफ विडोज हैं वो आती हैं। मैडम, यही तो सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से, बिल्कुल आपने सही कहा, सही अक्कासी कर रही है, लेकिन सवाल यह कि इंजीनियर रशीद साहब को भी हमने उस जमाने से फॉलो किया है जब वो तहबंद पहने, एक पतला सुतला कुर्ता पहने हुए अवाम के बीच में MLA रहते हुए जाते थे, लोगों के मसाइल हल करते थे। लोग आपके पास आते हैं, वो लोगों के पास जाते थे। तो जो अवाम का नुमाइंदा था, उसके लिए आप कह रही हैं कि वो जो बेगुनाह है उनके लिए हम आवाज उठाएंगे। तो इसका मतलब है कि इंजीनियर रशीद साहब आपकी नजर में उस लिस्ट में नहीं आते। देखिए आमिर साहब, मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहूंगी कि आप लफ्ज जो है वो मेरे मुंह में ना ठूसें। मैंने आपसे जैसा कि कहा कि उन लोगों की भी बात हो रही थी जो जिनके पास ऐसे वसाइल नहीं है। हमें पता है कि इंजीनियर रशीद साहब के पास पैसे बहुत है, MP वाला फंड बहुत आ रहा है, लोग भी हैं और उनके पास वसाइल भी हैं। आज उन लोगों की बात हो रही थी जो बेयारो मददगार हैं। चलिए, इंजीनियर साहब बेयारो मददगार हैं और उनके पास फंड बहुत है। भाई थोड़ा सा MP फंड दूसरी तरफ भी शिफ्ट करिए फिरदौस साहब।
पहले मैं अपनी बहन को बता दूं, जो एमपी फंड होता है वो ना तो फिजिकल मनी होता है ना वो हमारे अकाउंट में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो एमपी को खाली रिकमेंड करना होता है कि इतने लिमिट तक वो जो डेवलपमेंट वर्क है वो रिकमेंड कर सकता है। एमपी फंड वही होता है। बाकी जो उसको तनख्वाह मिलती है वो तो उस पे उनके घर वालों का हक होता है, क्योंकि वो एंटाइटल है उसके लिए। तो दूसरी बात, मैम का कहना ये है कि आपको आप अगर कैद में हैं तो उसके बाद आपको गरीब होना पड़ेगा, तब पीडीपी जाके आपकी बात करेगी। इनके कहने का मतलब यही है, मुझे लग रहा है इनकी बातों से। तो आप बात को अलग तरह हाँ ठीक है, यही सर्टिफिकेट वाली बात बता दीजिए। अब गरीबी का सर्टिफिकेट कहाँ से लाए कोई अपने आप को बेकसूर बताने के? वो एक फिल्म में कहते हैं ना कि इनके हाथ क्या है, वो बहुत ज्यादा सख्त है। वो कहता नहीं हम नए नए गरीब हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। गरीबी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे फिर भी वही कहा कि उन लोगों की बात हो रही है और खुदारा। चलिए हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना शौकिया जी, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना कि इंजीनियर रशीद साहब का। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हाँ बता दीजिए यहाँ पे कैमरा पे। नहीं, आप इसको दूसरी तरफ ना घुमाएं। इसमें यह है कि उन लोगों की वाकई बात होनी चाहिए और हमारी यहाँ की जो सरकार है, हमारी जो सरकार है ग्राउंड लेवल पर जीरो है, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके लिए भी ये है कि उनको भी आवाज उठानी चाहिए। आज आपने देखा होगा कि मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सब पार्टीज को मिलके कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि अब बहुत वो है। वो कहते हैं ना कि खामोशी अब बहुत ज्यादा हो गई और कहते हैं ना कि कहीं आतिशफिशा बन के न फट जाए ये खामोशी। बहुत खामोश रहना भी बगावत की निशानी है। तो मतलब साफ है कि इंजीनियर साहब का नाम नहीं आया शौकिया जी आपकी जुबान पे। मैं सरकार के जो हमारे जी कि अब आपकी खामोशी बहुत हो गई। अब आप दूसरों पे जो बीजेपी का लेबल लगाते हैं, अब आप भी काम ये करें कि अब थोड़ा फोटोग्राफी से हट के आपके अपने तर्जुमान से भी जितने भी हैं उनको भी कहें कि लोगों के मसाइल हल करने में आप आगे आए। चलिए बड़ी बात है और इन तमाम तर चीजों में अवाम बेहतर तरीके से समझ सकती है। लेकिन फिलहाल इंजीनियर रशीद साहब एआईपी की जंग जारी है और उसी जंग के बीच में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा आज आवाज उठाती हुई नजर आई। अब देखने काफी खास होगा। देखिए यहाँ पे हमें जरूर थोड़ी सी नाराजगी है इस बात से कि आप जाकर के दिल्ली में आवाज उठाओ। क्यों भाई, दिल्ली में क्यों आवाज उठाना, अपने इलाके में क्यों नहीं उठा सकते? फिर दूसरे मसाइल के लिए आप क्यों आवाज उठा रहे थे? तो इन छोटी छोटी जो सास बहू वाले झगड़े हैं इसे अलग हट करके अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में वक्त की जरूरत है। इंजीनियर रशीद साहब या इस जैसे तमाम तर नौजवानों को जम्मू कश्मीर में जो बेगुनाहों में जेलों में सड़ रहे हैं या वक्त उनका खराब हो रहा है, उनके लिए आवाज उठे, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ प्रैक्टिकली वर्क हो और फौरी तौर पे उनको रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों की एफर्ट का। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अवाम सब समझती है। जहां पे भी चीजें गड़बड़ी होंगी अवाम उस चीज को देख रही है, नोट कर रही है और वक्ती तौर पे इस चीज का जवाब